साल 1977 में नासा हमारे सोलर सिस्टम के कुछ प्लैनेट्स को स्टडी करने के लिए 2 स्पेसक्राफ्ट लॉन्च करते हैं। इनका नाम था वॉयेजर 1 और वॉयेजर 2। इन मिशन का मकसद था सिर्फ जुपिटर और सैटर्न की स्टडी करके इनके चांद के बारे में पता लगाना। लेकिन इन स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च करने के बाद नासा को ये एहसास हुआ कि इन स्पेसक्राफ्ट के मिशन को ऑनबोर्ड कंप्यूटर से रिमोटली ये प्रोग्राम एक्सटेंड भी किया जा सकता है। फिर इन स्पेसक्राफ्ट के मिशन को सोलर सिस्टम के दूसरे ग्रहों को स्टडी करने के लिए फाइनली एक्सटेंड किया जाता है। दरअसल हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स एक ऐसी स्थिति में आ चुके थे जिनके कारण ये वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इन प्लैनेट्स की ग्रेविटेशनल फील्ड का यूज करके इन प्लैनेट्स की ऑर्बिटल स्पीड के एक छोटे से भाग को हासिल कर सकते थे। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये ऑप्टिमल लेआउट 175 साल में एक बार आता है। इस लेआउट के कारण नासा का स्पेसक्राफ्ट बहुत ही कम फ्यूल में बहुत ही ज्यादा इंस्ट्रूमेंट कैरी करके सोलर सिस्टम में दूर तक की यात्रा कर सकते थे। और यही कारण था कि वॉयेजर स्पेसक्राफ्ट इंसान द्वारा बनाई गई अब तक की सबसे दूर की चीज है। इस स्पेसक्राफ्ट ने सोलर सिस्टम को छोड़ने से पहले हमें हमारे पड़ोसी प्लैनेट्स की कुछ तस्वीरें भेजी, जिनमें हमारी धरती की वो पेल ब्लू डॉट वाला इमेज भी शामिल था, जिसमें वो सूरज के सामने एक छोटे से पिक्सल की तरह दिख रहा है। ये सभी इमेजेस अपने आप में यूनिक थे क्योंकि ये सारी तस्वीरें 1970s की कैमरा टेक्नोलॉजी का यूज करके खींची गई थी। इस स्पेसक्राफ्ट के जरिए इस मिशन को पूरा करने के लिए 5 सालों का समय था और आज 40 साल बाद भी ये स्पेसक्राफ्ट ऑपरेट हो रहा है। पर इन स्पेसक्राफ्ट की इतनी लंबी जर्नी के लिए नासा को हमारे सोलर सिस्टम की शानदार तस्वीरें भेजने वाले वॉयेजर के कैमरास और इसमें लगे आदि इंस्ट्रूमेंट्स को बंद करना पड़ा। नासा अब भी लगातार इन इंस्ट्रूमेंट को रिप्रोग्राम कर रही है ताकि ये सही तरीके से काम कर सके। लेकिन इन सब के बावजूद नासा के अनुसार ये स्पेसक्राफ्ट 2025 तक हमारे साथ रेडियो कम्युनिकेशन पूरी तरह से खो देंगे और फिर ये आउटर स्पेस की सर्दी के कारण धीरे धीरे पूरी तरह से खराब हो जाएंगे। साल 1972 में पायोनियर 10 और 11 को लॉन्च किया गया था। इनमें कई सारे ऑब्जर्वेटरी इंस्ट्रूमेंट्स भी लगे हुए थे, लेकिन इन स्पेसक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट के अलावा गोल्ड आयोनाइज्ड प्लेट्स भी थे जिन पर ग्राफिकल डिजाइन बनी हुई थी। इस गोल्ड प्लेट को कार्ल सेगन, फ्रैंक ड्रेक और लिंडा स्लैज़म ने डिजाइन किया था। इन प्लेट्स को डिजाइन करने के पीछे का कारण ये था कि अगर पायोनियर प्रोग्राम में भेजी गई ये डिजाइन किसी दूसरी सिविलाइजेशन को मिलता है तो वो हमारी इंसानी सभ्यता के बारे में जान पाएगा। पायोनियर मिशन के बाद वॉयेजर मिशन की फाइनल स्टेज में इस टीम को संपर्क किया जाता है, लेकिन इस बार इन मिशन के साथ कुछ पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन भेजना था। उस समय ये काम सिर्फ फोनोग्राफिक रिकॉर्ड के थ्रू ही पॉसिबल हो सकता था क्योंकि ये उस समय की सबसे एडवांस एनकोडिंग मशीन थी। लेकिन इस रिकॉर्ड को भेजने में भी एक समस्या थी। इस रिकॉर्ड का रन टाइम सिर्फ 30 मिनट था और 30 मिनट में पूरी मानव जाति की कहानी बताना लगभग असंभव था। इसलिए किसी तरह इस फोनोग्राफिक डिस्क को और भी ज्यादा डेवलप किया गया और इनका रन टाइम 90 मिनट तक हो गया। अब हार्डवेयर की समस्या सॉल्व हो चुकी थी, लेकिन इस टीम को अब भी ये सोचना था कि इस रिकॉर्ड में भेजना क्या है, क्योंकि इस फोनोग्राफिक रिकॉर्ड के पीछे का बेसिक आइडिया यही था कि हम ब्रह्मांड में रह रही दूसरी सभ्यता को ये बताए कि हम इंसान भी नेचर के बेसिक रूल्स जानते हैं। नासा की टीम ने भी यही सोचा और इसके बाद ये तय किया गया कि इन रिकॉर्ड्स में ह्यूमन फीलिंग्स यानी म्यूजिक, लैंग्वेज और फोटोज को भी भेजना है। अब डिस्क रिकॉर्ड करने वाली टीम के सामने ये चुनौती थी कि उसे पूरे मानव जाति को रिप्रेजेंट करना था, लेकिन इंसानी सभ्यता इतनी बड़ी है कि इसे एक रिकॉर्ड में रिप्रेजेंट करना नामुमकिन था। ये बात सुनने में आपको भले ही आसान लगे, लेकिन इसे 1970s में लागू करना उतना ही मुश्किल था। उस समय हमारे पास ना तो इंटरनेट था और ना ही ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो पूरी दुनिया की म्यूजिक को एक जगह अवेलेबल कर सके। अब अगर इस टीम को अपने रिकॉर्ड में म्यूजिक को भेजना था तो उसे हर एल्बम को फिजिकली हासिल करना पड़ता, जो वाकई में एक मुश्किल भरा काम था। नासा ने एंशिएंट चाइना, बुल्गारिया, कॉन्गो, पेरू और भी कई सारे देशों के म्यूजिकल आर्टिस्ट से इन सॉन्ग्स को रिकॉर्ड करवाया, जिनमें इंडिया के जात का हो नाम का गाना भी शामिल है। इतनी सारी कंट्रीज के म्यूजिकल आर्टिस्ट को हायर करने के पीछे यही रीजन था कि इन अलग अलग कंट्रीज के आर्टिस्ट के थ्रू ये टीम पूरी दुनिया की म्यूजिकल डाइवर्सिटी को जस्टिफाई कर सके। यहाँ पर ऐसे म्यूजिक सिलेक्ट किए गए जो म्यूजिक की मैथमेटिकल प्रॉपर्टीज को डिस्क्राइब कर सके। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी थी कि हर इंसान की बैलेंस अलग अलग होती है।
इसलिए सभी तरह के फीलिंग्स को म्यूजिक के थ्रू एक्सप्रेस कर पाना इम्पॉसिबल था। और फीलिंग्स की डाइवर्सिटी के अलावा इन म्यूजिक के साथ कॉपीराइट की प्रॉब्लम भी थी। इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए एनी और कार्ल म्यूजिक की खोज करते हैं। इसी दौरान मिशन के आखिरी समय में दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। फिर एनी के दिमाग में हमारी धरती के बाहर की एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ से बात करने के लिए एक और तरीका हाथ लगता है। एनी के मुताबिक हम जिस स्पेस कॉलोनाइजेशन की बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अगर वो थोड़ी सी भी एडवांस हुई तो इस मशीन पर रिकॉर्ड की गई हमारी ब्रेन वेव्स को आसानी से डिकोड कर लेगा। इसके बाद एनी इन वेव्स को कार्ल सेगन को सुनाती है और फिर ये दोनों अपने ब्रेन को रिकॉर्ड करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इसके साथ ही इसमें वोल्केनो, थंडर्स और इसी के साथ और भी कई सारे नेचुरल फेनोमेनन्स के ऑडियो को रिकॉर्ड किया था। इसके अलावा इस रिकॉर्ड में 55 भाषाओं में ग्रीटिंग्स भी थी, जिसमें कार्ल सेगन के बेटे निक की प्रसिद्ध लाइन भी थी, जिसे आप सुन सकते हैं। Hello from the children of planet Earth. इस रिकॉर्ड में 115 इमेजेस भी थी। ये सारी तस्वीरें जॉय और विनिंग की फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रही थी, जैसे दुकान में फल खाती हुई महिला की फोटो और अपने हाथ के एक्सरे को देखती हुई लेडी, या फिर फिनिश लाइन को क्रॉस करने से पहले एथलीट के विनिंग का एक्सप्रेशन और साथ ही क्लास में पढ़ाते हुए टीचर की फोटो। ये सभी फोटोज लगभग सभी तरह के ह्यूमन एक्सप्रेशन को कन्वे कर रहा था, लेकिन अब ये उस व्यूअर पर डिपेंड करता है कि वो इन फोटोज को किस तरह से लेगा। ये सब रिकॉर्ड में शामिल करने के अलावा मॉडर्न ह्यूमन लाइफ की एक पार्ट होने के बावजूद नासा ने रिकॉर्ड में एक्सप्लोजन और वायलेंट कंटेंट को शामिल करने से मना कर दिया। नासा ने इसके अलावा रिप्रोडक्शन सिस्टम को क्लियरली एक्सप्रेस करने वाले कंटेंट को भी शामिल नहीं किया, क्योंकि नासा को डर था कि इस तरह का कंटेंट शामिल करने पर उसे लोगों के विरोध का सामना करना पड़ सकता है। नासा ने इस रिकॉर्ड में तमाम वो चीजें शामिल की जो इंसानी सभ्यता को रिप्रेजेंट करती है, लेकिन साइंटिस्टों के मुताबिक ऐसा नहीं हो सकता कि वॉयेजर अगले 10 या 20 सालों में किसी एलियन लाइफ को खोज ले। हो सकता है कि वॉयेजर किसी दूसरी दुनिया तक पहुंचने में कई बिलियन साल ले ले और तब तक हमारी धरती सूरज के खत्म होने से एक आयोनाइज गोला बनकर रह जाएगी, और हो सकता है कि तब तक वॉयेजर पूरी तरह से खत्म हो चुका होगा। इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि वॉयेजर के साथ भेजा गया ये गोल्डन रिकॉर्ड्स कभी किसी दूसरी सभ्यता के हाथ लग पाएगा। लेकिन अगर ये किसी दूसरी सभ्यता को नहीं मिलेगा तो इसे भेजने का कारण क्या था? नासा में काम करने वाले एक वैज्ञानिक के अनुसार ये रिकॉर्ड इंसानों द्वारा उन सिविलाइजेशन का स्वागत करने के लिए भेजा गया है जो फ्यूचर में मानव जाति को खोजने की कोशिश करेगा। लेकिन जो भी हो, नासा की इस टीम द्वारा सिर्फ एक रिकॉर्ड में इतनी सारी इंफॉर्मेशन को कैप्चर करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। तो आपको क्या लगता है, क्या ये गोल्डन रिकॉर्ड्स भविष्य में किसी एलियन लाइफ के हाथ लगने वाला है या फिर ये अंतरिक्ष में हमेशा के लिए खो चुका है? आपकी राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस हर हफ्ते लाता रहता हूँ। तो मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, और हमेशा की तरह थैंक्स फॉर वॉचिंग।